नमस्कार, डीडी न्यूज की विशेष पेशकश एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। एजेंडा में आज बात होगी राइजिंग राजस्थान की और हमारा आज का विषय है राइजिंग राजस्थान से पर्यटन में होने वाले विकास। राजस्थान अपनी सांस्कृतिक समृद्ध विरासत का प्रतीक है और इसके अलावा यहाँ के ऐतिहासिक किले, यहाँ के महल और जो रेगिस्तानी अनुभव है वो दुनिया भर में फेमस है। ये राज्य पर्यटन के क्षेत्र में जो अग्रणी राज्य उनमें से एक है। यहाँ हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं, देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं यहाँ पर। इस सेक्टर को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, इसमें और ज्यादा निवेश लाने के लिए राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर रही है। इस आयोजन के जरिए जो इस क्षेत्र में जो पर्यटन के क्षेत्र है इनको और ज्यादा विकसित किया जाएगा। राजस्थान की जो लोक कला है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो खान पान है, इनको वैश्विक पटल पर पेश किया जाएगा जिसकी खुशबू दुनिया महसूस करेगी। तो बिल्कुल हम अपनी चर्चा में काफ़ी कुछ चीज़ें देखेंगे कि इस राइजिंग राजस्थान के जरिए से जो रोजगार सृजन होंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, उनसे कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार मिलेगा और अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो हमारा राजस्थान प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसरित होगा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस राजस्थान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़े हुए पर्यटन के क्षेत्र को लेकर के काफ़ी कुछ सवाल होंगे। हमारे साथ 3 लोगों का बहुत ही खास पैनल मौजूद है जिनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगा तरुण कुमार बंसल जी से। तरुण कुमार बंसल जी होटल व्यवसाय, इसके अलावा अध्यक्ष हैं HRAR के। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो वहीं जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उनका नाम है संतोष पांडे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो ये इस तरीके से जो पर्यटन के क्षेत्र है काफ़ी कुछ अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, इसमें काफ़ी कुछ जानकारी हम इनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संतोष। और वहीं जो हमारे तीसरे मेहमान हैं उनका नाम मनोज सोगानी जी है। मनोज सोगानी जी अध्यक्ष हैं राजस्थान टाई के। ये एक ऐसी संस्था है जो होटल व्यवसायियों और जो पर्यटन के क्षेत्र होते हैं, ये काफ़ी पुरानी संस्था है, उससे ये जुड़े हुए हैं और अध्यक्ष भी हैं। सर, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अपनी चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आइए हम देख लेते हैं कि पर्यटन पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अपनी ऐतिहासिक धरोहर, समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान आज एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है। यह समिट न केवल निवेशकों को आकर्षित करने का मंच है, बल्कि ये राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। राइजिंग राजस्थान समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश के नए अवसर पैदा करना है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान के पर्यटन को एक नई पहचान दिलाने का अवसर है। यह समिट राज्य को न केवल निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर राजस्थान को स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। राजस्थान इस समिट के जरिए नई ऊंचाइयों को छुएगा, एक समृद्ध और नया अध्याय लिखेगा और एक विकसित राजस्थान की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की जो कल्पना की है, हम कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हुए विकसित राजस्थान, उत्कृष्ट राजस्थान और हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा और हमारा इस में राजस्थान आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को छुएगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का लक्ष्य राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना और राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान की पहल पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करने और इसे वैश्विक स्तर पर उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये पहल राजस्थान को केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक समग्र विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। राइजिंग राजस्थान के तहत नए राजमार्ग, पर्यटन स्थलों तक बेहतर सड़क संपर्क और हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। इससे पर्यटकों को यात्रा में सुविधा होगी,
जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इतना ही नहीं, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से देश और दुनिया में रह रहे राजस्थान मूल के लोगों को भी एक मंच उपलब्ध करा रहा है। राज्य सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज के कारण प्रदेश में निवेश का नया वातावरण बन रहा है, जिसमें आपकी भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान फाउंडेशन और प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का उद्देश्य आप सभी को अपनी संस्कृति और राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से जोड़ना है। आगामी 9, 10 और 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले ही विभिन्न सेक्टर्स में अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है और ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ेगा। तो राजस्थान को विकास के पथ पर ले जाने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं इस समिट से पहले यानी कि जो प्री समिट हुए थे उनमें तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा जब मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। चलिए अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं तरुण जी के पास आना चाहूंगा। तरुण जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है ये वास्तव में है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में, भूमिका के बारे में बताएं। राजस्थान की धरा पे एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करना चाहें तो सरकार तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और आपका यहाँ पर स्वागत है। दिस इज़ राइजिंग राजस्थान। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखता है हिंदुस्तान में, वेल कनेक्टेड है। और अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ पर्यटन, तो पर्यटन में राजस्थान का हमेशा से ही एक अग्रणी स्थल रहा है जी। इन्वेस्टमेंट्स जैसा आप कह रहे हैं 20,000 करोड़ और ये भी बड़ी फिगर 20 लाख करोड़ रुपए तक 20 लाख करोड़ जी, और ये फिगर अभी और बढ़ेगी। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्यटन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, तो सर इसमें मनोज जी के पास आना चाहूँगा। सर, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है 2024 आयोजित की जा रही है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल, नमस्कार। जो स्टेप राजस्थान सरकार ने उठाया है और दुनिया के तमाम देशों से इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए राजस्थान को चुना है, जो कि अपने आप में एक प्राकृतिक संसाधनों और ऐतिहासिक धरोहर से भरपूर है और पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं से भरपूर है। तो ये जो संभावना है ये निवेशक को आकर्षित करती है निवेश करने के लिए जी। और यदि निवेशक निवेश करता है तो वो फ्रूटफुल रहना चाहिए। ऑफ कोर्स, जैसा मुझे देखने को मिलता है कि यदि वो होटल्स में, थीम पार्क्स के अंदर या इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के अंदर यदि इन्वेस्ट करते हैं तो बेशक उनको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और उनको देख के अपने जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी आकर्षित होंगे, बशर्ते सरकार जैसे आज सहायता कर रही ऐसी सहायता करती रहे। बिल्कुल। संतोष जी, जिस तरीके से ये जो समिट की जा रही है, समिट को लेकर के हालांकि समिट में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ले लीजिए, सब में विकास होगा। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारा जो चर्चा है वो पर्यटन पर केंद्रित है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जो पर्यटन नीति है, पर्यटन नीति क्या कहती है, कितना प्रभावित होगी इस समिट के आयोजन से? देखिए, जब बजट पेश किया जा रहा था उसी समय कहा गया, दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटन नीति घोषित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी। कोरोना के बाद जिस तरीके से टूरिज्म है यहाँ का दबा हुआ था, चाहे वो जो भी उनका सेक्टर ले लीजिए, तो ये कहा जा रहा सरकार बदलेगी, सरकार आएगी, जो भी चीजें हो रही थी, सरकार जो भी आएगी वो पैटर्न पे काम करेगी। दिया कुमारी जी को आप देखिए, जब डिप्टी सीएम बनी उनको पास पर्यटन मंत्रालय आता है, तो उसके बाद लोगों ने कहा कि इनको इसलिए दिया गया क्योंकि ये पैटर्न को समझती हैं, होटल्स को समझती हैं, यहाँ के पर्यटन को समझती हैं। उन्होंने मीरा महोत्सव शुरू किया, उन्होंने तमाम ऐसी योजनाएं लाने की कोशिश की। आप देखिए, पिछले दिनों जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आए थे, जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो लोगों ने कहा उस कनेक्शन को उसी समय तैयार किया गया। आज पर्यटन नीति की बात हम लोग करें, लेकिन उसकी तैयारी माहौल बनाना शुरू हो गया था पहले से ही।
उनके बाद देखिए तमाम सिंगापुर के डेलीगेशन अभी आके गया है। तो ये एक माहौल, क्योंकि जब निवेश करना हो उसके पहले माहौल चाहिए, और वो माहौल बनता कैसे है जब सारी चीजें एक साथ मिलकर काम कर रही हो। आप यहाँ की मेयर को देखिए, स्वच्छता में काम कर रही है, कहती मैं स्वच्छता अभियान कर रही हूँ जिससे यहाँ का शहर स्वच्छ रहे। और विश्वविद्यालय की बात करें तो वीसी वहाँ पर काम, तमाम जो सेक्टर अलग अलग यहाँ काम कर रहे हैं पर्यटन के लिए, वो तमाम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, मुझे लगता है बहुत सालों के बाद राजस्थान की जयपुर के लिए ये बात संयोग बन पाई है, जो भी कहें आप जी, कि डिप्टी सीएम महिला है, वीसी महिला है, मेयर महिला है, सांसद भी महिला है, तो सब मिलकर के एक साथ काम कर रही हैं। और ये कई बार, जैसे अभी 297 वर्ष जब हुआ जयपुर शहर को तो मनाया गया, वहां आपने देखा किस तरीके से चीजें दिखाई गई कि यहाँ पर काम हो रहा है, परकोटे में जिस तरीके से काम हो रहा है। दीपावली में कहा गया कि जो पुराने वायर्स हैं जो परकोटे में, उसको हटाया जाए। तो इन चीजों पर फोकस किया जा रहा है। तो पर्यटन नीति से ही यहाँ का विकास और तेजी से हो सकता है, ऐसा सरकार का मानना है, ऐसा हमारा मानना है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में काम बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और जो बेसिक यहाँ का जो कहते हैं जो बैकबोन है, जो यहाँ की पर्यटन है, उसको जितना बेहतर कर पाएंगे उतना ही बेहतर यहाँ का विकास तेजी से होता चला जाएगा। संतोष जी, जिस तरीके से अगर हम देखते हैं जो सरकार थी, सरकार ने बजट में भी जो इसका व्यवधान किया था, किस तरीके से जो पैसा है वो जयपुर के विकास में खर्चा किया जाएगा। अगर हम चार दीवारी की बात करते हैं तो डिप्टी सीएम जिस तरीके से उन्होंने पैसा जो बजट लगाया, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उसको डेवलप किया जाएगा? क्या कुछ संभावनाएं पर्यटन के क्षेत्र में देखी जा रही है? देखिए अतीक जी, जब आप जयपुर में घुसते हैं, परकोटे में खास करके, तो आप देखते होंगे कि परिवहन की बड़ी समस्या आती, जाम लगा रहता है, पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है। रामनिवास बाग जिस तरीके से पार्किंग उन्होंने व्यवस्था की, 100 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ इसके लिए दिया है कि वहां पर हम किस तरीके से पार्किंग व्यवस्थित कर पाएं, वहां पर कैसे हम गाड़ियों चला पाएं। जैसे मेरी पिछले दिनों बातचीत हुई तो उनका कहना था कि हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाए, छोटी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाए, क्योंकि आप देखें वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां घुस रही हैं, बड़े अपने प्राइवेट वाहन लोग लेके जाते हैं, तो वहां पर जिस तरीके से जाम लगता है, जो विदेशी पर्यटक अभी रातों में देखिए घूम रहे हैं खुली जीपों में, उन्हें दिक्कत होती है। और हमारा जो व्यवसाय है वो ज्यादातर विदेशी पर्यटकों पर टिका हुआ, क्योंकि 2-3 साल पहले होटल बुक करते हैं, चीजों को देखते हैं, वो आते हैं, एक माहौल पाते हैं। तो अगर उनके लिए हम परिवहन में अच्छा काम कर पाए, खास करके परकोटे के अंदर जहाँ हमारे पर्यटक घूम रहे हैं, उनके लिए पार्किंग की अच्छी व्यवस्था कर पाएं, उन्हें वहां पर और सुविधाएं दे पाएं जो चाहते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे नाइट मार्केट की बात, रात में जो बाजार खुले, शाम की बाजार खुले, उस तरीके चीजों पे काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बजट में उन्होंने पूरा फोकस करके कहा था 100 करोड़ रुपए हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम परकोटे को बेहतर करना चाहते हैं। उसमें जो पर्यटकों के लिए पार्किंग है, उनका जो व्हीकलिंग है, जो तमाम चीजों पर जो काम हो रहा है, तो इस पर मुझे लगता है व्यवस्थाओं पर काफी कुछ ध्यान देने की जरूरत है। और कि पुराने वायर्स बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने जो जवाब दिए, आपकी बात में अपनी बात जोड़ना चाहते हैं मनोज जी, कुछ इशारा कर रहे हैं, वो भी अपना कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं। जी मनोज जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जहां तक परकोटे का सवाल है, बाजारों में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, सरकार ने बहुत अच्छे पार्किंग स्थल डेवलप किए हैं, लेकिन अभी तक उन पार्किंग स्थल में प्रॉपर गाड़ियां पार्क नहीं हो पा रही है। सर क्या वजह है ऐसा नहीं हो पा रहा है? बहुत सारे रीजन है सर। वो अभी भी पूरे बाजार के अंदर, मैं जोरे बाजार का बाशिंदा हूँ, ठीक है, और शहर में पैदा हूँ, शहर में बड़ा हुआ हूँ, आज भी वहाँ 2 घंटे से ज्यादा की पार्किंग होनी नहीं चाहिए, जो आप दिन भर गाड़ी पार्क कर सकते हो। ठीक है, एनक्रोचमेंट दोनों सड़कें दोनों ओर इतना है कि आप सिंगल लाइन भी चलना मुश्किल है। और इन सब के ऊपर है हॉन्किंग। एक सबसे बड़ी समस्या आपको बताऊं, मैं रूबरू रोज होता हूँ। ठीक है, एक फॉरेन टूरिस्ट यदि आता है, वो सांगानेर गेट के वहां से यदि वो क्रॉस करना चाहे, वो क्रॉस करना उसको नामुमकिन है। लेकिन यदि वो क्रॉस कर लेता है, वो तो ऐसे खुशी जाहिर करता है जैसे उसने बहुत रणथंभौर में टाइगर देख लिया। बिल्कुल, तो आपने काफी कुछ चीजें बताई। तरुण जी, आप भी मुझे लगता है कुछ कहना चाहते हैं और मुस्कुरा रहे थे, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? टूरिज्म जो है एक सॉफ्ट पावर है। आप परकोटे का हाल कैसे हुआ? क्योंकि बाजार थे, वो बाजार थोक बाजार में डेवलप हो गए। आज वहीं से पूरे राजस्थान में माल की सप्लाई होती है। अब ये आपकी कोई हवेली है, उसमें गोदाम बन गए। ठीक है, पर्यटन का यही एक बहुत बड़ा रोल है जो हमें समझने की जरूरत है और समझ भी रहे हैं। पर्यटन से ये जो इमारतें, ये जो बाजार जिनको हमने गोदाम या थोक के बाजार की तरह समझना शुरू कर दिया, पर्यटन इनकी जो लुप्त हुई ग्लोरी है उसको वापस लाने में मदद कर सकता है। पर्यटन को साफ सड़कें चाहिए, सफाई चाहिए, बाथरूम चाहिए। वो सिर्फ टूरिस्ट को नहीं हेल्प करते, वो सबको हेल्प करते हैं। जी, तो सर एक चीज आप भी जिक्र किया संतोष पांडे जी ने, मैं उस पर आना चाहूंगा।
अभी नाइट टूरिज्म की बात हुई, नाइट टूरिज्म में कहीं ना कहीं मुझे लगता है चीज़ों की शुरुआत तो की गई, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ावा इसमें नहीं दिया गया। आपको क्या लगता है जो राइजिंग राजस्थान की जो ये समिट हो रही है, इसमें नाइट टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा तरुण जी, और क्या नाइट टूरिज्म बेहतर है या फिर इसके लिए कुछ कई सारे स्टेप्स भी हैं? देखिए, नाइट टूरिज्म का मतलब क्या है, हम इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करते हैं। बिल्कुल। पर्यटक 2 दिन के लिए अमूमन किसी शहर में आता है, तो उसके पास वो 48 घंटे हैं, शायद उससे कम, क्योंकि ट्रैवल करेगा, होटल पहुंचेगा। अब दिन में आप मॉन्यूमेंट्स पे जाते हैं, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, आमेर, अगर मैं जयपुर की बात करूं, ठीक है। इनमें से कुछ मॉन्यूमेंट्स जैसे अल्बर्ट हॉल शाम को 8:30-9 बजे तक खुला हुआ है। पर शाम को क्या, तो क्या जैसे लाइट एंड साउंड शो हमारा आमेर में होता है, उसी प्रकार से जयपुर के अंदर अभी एक बहुत बढ़िया इवेंट शुरू हुआ है, हर पाक्षिक एवरी 15 डेज कल्चरल डायरीज करके। ठीक है। तो राजस्थानी लोक संगीत का एक अल्बर्ट हॉल में, इस तरीके से क्या हम डेवलप कर सकते हैं इवनिंग टूरिज्म के लिए। और ये पर्यटक यहाँ पर एक्सप्लोर करने और मेमोरीज बनाने आया है, और उसके लिए वो खर्च करने को तैयार है, तो हम क्यों उसे सिर्फ दिन में लें? बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से यानी कि अगर हम दिन भर में चीज़ों को कर रहे हैं, तो अगर नाइट टूरिज्म की शुरुआत होती है तो जो पर्यटक आए ये उम्मीद लेकर के आए कि कम समय में हम ज़्यादा अनुभव लेकर के जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका ये जो सपना है या कहीं उसका जो उद्देश्य है वो ज़रूर पूरा होगा। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, आप इनकी बात से कुछ जोड़ना चाहते, कुछ कहना चाहते, प्लीज़ अपनी बात पूरी करें सर। सर, बेसिकली नाइट टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत डिफरेंट है। विदेशों में नाइट टूरिज्म बिल्कुल अलग तरीके का नाइट टूरिज्म है। हाँ। अपने यहाँ टोटल नाइट टूरिज्म का मतलब है कि टोटल संस्कृति से रिलेटेड, शहर से रिलेटेड, शॉपिंग से रिलेटेड, या कोई शो या कल्चरल शो से रिलेटेड वो ही है। विदेशों में आप जाते हैं तो किसी भी यंगस्टर से पूछे, यार वहाँ नाइट टूरिज्म कैसा है, तो दैट मीन्स उनका नाइट टूरिज्म अलग है, अपना नाइट टूरिज्म अलग है। तो अपने को इस नाइट टूरिज्म को उसी अंदाज से लेके चलना है, क्योंकि कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अपनी संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंगली अपन चलेंगे। तो उस अंदाज से डेवलप किया जाए। और मैं एक आपसे इस मंच पे दरखास्त करता हूँ, यदि सरकार एसोसिएशंस को किसी भी तरह अपने पैनल्स के अंदर यदि शामिल करती है, तो सजेशन बहुत सारे हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको लागू करने का काम आपका है। यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है बहुत, कि सुचारू रूप जरूरी से धरातल पर उतरे। काफी अहम चीज आपने उठाई। अभी मैं वापस अपने उसी सवाल पर आता हूं जिस पर मैंने शुरुआत की थी। सर, इतना ज्यादा बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश नहीं विदेशों से जो लोग आएंगे, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होंगे, तकरीबन 30 से 35 लोगों जो देश है उसके जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, राष्ट्राध्यक्ष होंगे, काफी कुछ चीजें होंगी। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, इसमें पर्यटन के क्षेत्र में क्या कुछ लाभ देखने को मिलेंगे? बिल्कुल सर, मैं जी हाँ, अपनी बात। सबसे पहला तो उनके आने से पहले जिस अंदाज से शाइनिंग इंडिया या शाइनिंग राजस्थान होता है, उस तरह से राजस्थान, खासतौर से जयपुर में ज्यादा पर्यटक आएंगे सब। जैसे अभी G20 हुआ था, उदयपुर में किया था और कहीं किया था, तो उससे पहले उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो जाता है। इसमें सड़क से लेके, दीवारों के रंग रोगन से लेके, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली चौराहों पे ट्रांसपोर्टेशन जितना प्रॉब्लम नहीं है, उतना प्रॉब्लम है यातायात को मैनेज करना। बिल्कुल। और अधिकतर, मेरी बात को किसी अन्यथा नहीं लिया जाए, अधिकतर चौराहों पे बहुत इजीली मैनेज हो सकता है। मैंने देखा है शहर के अंदर बड़े बड़े जुलूस और बड़े बड़े यदि नेता निकलते हैं तो ट्रैफिक ऐसे निकलता है पानी की जैसे, लेकिन जो ही वो निकल जाता है उसके बाद जो रूटीन पे आ जाता है, अपना जो कर्मचारी है वो अपने कोने में बैठा बात कर रहा है, उसको इसका क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर ये चीज जो चल रही है, इसका कोई दूसरा पैरेलल कोई सुझाव? एक ही सुझाव है, इसको सेंट्रलाइज मैनेज किया जाए यातायात डिपार्टमेंट से। आपके शहर में 4 चांद नहीं लग जाए तो हमें बताना। जी जी, संतोष जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। जिस तरीके से अभी आपने एक शब्द का जो जिक्र किया, नाइट टूरिज्म की बात हुई, उस पर काफ़ी कुछ चर्चा खुल करके हुई। अब आपकी बात में मैं अपनी एक बात और जोड़ता हूं, जो ग्रामीण पर्यटक क्षेत्र हैं, ग्रामीणों को आजकल जो गाँव में बसता है, जैसे हमारा जो भारत है वो गाँवों में बसता है, तो इस क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाए? जैसे कि अगर हम एक जिक्र करते हैं तो अजमेर के पास में एक गाँव है देवमाली, जहाँ पर जो एक गाँव है जिसमें 200-250 साल पहले से लगातार अब तक कभी किसी घर में छत नहीं पड़ी है, और उसमें गांव में कभी ताले भी नहीं लगाए जाते हैं। उस गांव को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से लोग आते हैं। इस तरीके से इस समिट से ऐसे गांवों को और कितना बढ़ावा मिलेगा, क्या कुछ फायदे होंगे? देखिए, कुछ दिन पहले ही उस गांव को बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया केंद्र सरकार के द्वारा।
मैं जब 2018 में वहाँ पर गया था तो वहाँ पर मंदिर है देवनारायण भगवान का, उसके पीछे गांव बसा हुआ है। तो मैंने देखा, वहाँ लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना था कि हम अपने गांव में पक्का घर नहीं बनाते, पक्का घर लिंटर कुछ भी नहीं करते, न ताला लगाते हैं, चोरियां होती, कुछ भी नहीं होता है। उनके सरपंच से मेरी बातचीत हुई, युवा थे वो, उन्होंने कहा कि हम बहुत आराम से इस गांव को मैनेज कर पाते हैं। ठीक है। बेसिकली वहाँ गुजर ज्यादा है, तो उनकी चीजें सब सिस्टमेटिक चल रही हैं आपस में। दूसरी बात यह है कि जब उसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया, ब्यावर जिला जो नया बना उसी का मसूदा में गांव है देवमाली। ठीक है। वहाँ पर दिया कुमारी खुद जाती हैं, वहाँ महिलाओं से बात करती हैं, लोगों से मिलती हैं, वहाँ आई लव यू देवमाली करके एक थोड़ा सा स्लोगन लगा हुआ है। अब उस गांव को डेवलप किया जा रहा है। ये गांव बहुत पहले से, ऐसा नहीं कभी गांव आया अचानक से कुछ भी वहां होने लगा। मंदिर आप जाएंगे, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत शानदार तरीके से बना हुआ है, बहुत ऊंचाई पर, उसके पीछे पूरा गांव बसा हुआ, सामने छोटी सी दुकानें लगी हुई हैं जहां वहां के गांव के लोग बैठ के अपनी पंचायत करते हैं। तो इस तरीके से अगर केंद्र सरकार यहाँ की उन गांवों को प्रमोट करती है जिन गांवों को जरूरत है, वाकई में उनको जोड़ा जा बड़े लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय से जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं, जैसे भी मैं चित्तौड़गढ़ गया था, वहां देखा, उदयपुर में देखा, उनकी भी ये मांग थी कि हम लोग को भी जोड़ा जाए, हमें भी सुविधाएं दी जाएं, हम बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस राजीव राजस्थान में जो पैटर्न नीति जो आएगी, मुझे लगता है जो सुझाव दिए जा रहे हैं, जैसा भी मनोज जी ने कहा, तरुण जी ने कहा, जो सुझाव जा रहे हैं सरकार के पास, वो उस पे जा रहे हैं कि इन चीजों को किया जा सकता है। सिर्फ केवल हम परकोटे के विकास को करके ही पूरे राजस्थान को डेवलप नहीं कर सकते। हमें राजस्थान के उन गांवों में जाना पड़ेगा जो धौलपुर के किले हैं, जो बाड़मेर के जो इलाके हैं, जहां भी जिस तरीके से जो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, स्फूर्ति देनी होगी, उन्हें ताकत देनी होगी, उनके अंदर जीव। संतोष जी, एक चीज आपसे मैं और जानना चाहूंगा, जैसे ये गांव की हम बात कर रहे हैं जो ब्यावर जिले के पास में, आपने बताया कि जो देवमाली गांव है वहां पर तकरीबन 500 या 750 के आसपास में घर हैं जहां पे ताले नहीं लगाते वहां के लोग। तो इस तरह की पर्यटन नीति से उनको क्या कुछ लाभ होगा? जो वहां के बाशिंदे हैं, जो वहां के निवासी हैं, उनको किस किस तरीके के, क्या रोजगार के अवसर का भी फायदा होगा? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, चाहे देशी हो या विदेशी हो, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं होंगी? देखिए, वहां पर जब आप जयपुर से निकलेंगे तो अजमेर था जी, अजमेर के बाद ब्यावर हो गया, ब्यावर के बाद मसूदा में है। जब मसूदा आप जाएंगे तो मसूदा चौराहे पे एक राजा की मूर्ति लगी हुई है और सामने बस स्टैंड है, छोटा सा ऐसे बेकार पड़ा हुआ है, सामने सब्जी मंडी है और वहाँ अनाज मंडी बनी हुई है। तो लोगों का कहना है, वहाँ बड़ा सा तालाब भी है, उनका कहना है कि इसे डेवलप किया सकता था। मंदिर प्रशासन ने मंदिर की जो व्यवस्था थी उससे बहुत काम किया वहाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पर स्टोरी करने तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि मंदिर है, वहाँ पर तालाब है, बगल में लोग बैठे हैं, वहाँ चाय पी रहे हैं और सारी चीज सुविधाएं हैं। अब इससे क्या होगा कि एक तो जयपुर से जाते समय आपको रास्ता अच्छा मिलेगा, 4 लेन सड़कें जो भी बन रही हैं उस तरीके से बनेंगी, जो भी कह रहे हैं कि लिंग मार्ग बनाया जा रहा है वहाँ पर बहुत सारे मार्केट डेवलप किए जाएंगे। जो विदेशी यहाँ से जो जयपुर में भीड़ ज्यादा हो रही तो उन्हें आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पर वही सारे माहौल मिल रहे हैं। सुरक्षा के लिए आपको काम करना पड़ेगा, पुलिस चौकी वहाँ डेवलप करनी पड़ेगी, थाना डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप करने का मतलब कि उनको उस लेवल पे लाना पड़ेगा, हाईटेक करना पड़ेगा, अभी भी है। लेकिन अब वहाँ हालत ये है कि अगर कोई विदेशी वहाँ बात करना चाहता है तो बात नहीं हो पाती। इस तरीके से आपको वहाँ पर गाइड रखने पड़ेंगे। तो एक तरीके से ये सब मुझे जो दिख रहा है कि एक जयपुर का छोटा सा जयपुर वहाँ भी तैयार हो जाएगा आने वाले दिनों में, विदेशियों के लिए, पर्यटकों के लिए, जो बाहर के आते हैं, जो यहाँ के जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बेहतर प्रक्रिया है और ये अगर अच्छे से होती है तो बड़ा फायदा होगा। हाँ, यानी कि जिस तरीके से अगर ये सिस्टमैटिक चीजें चल रही हैं तो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। तरुण जी, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो पारंपरिक चीजें हमारे यहाँ पे, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, कुछ ऐतिहासिक किले हैं, धरोहर हैं, इन चीजों को जीवंतता बनाए रखने के लिए इस जो समिट के माध्यम से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेंगे? राजस्थान एक बड़ा फॉर्चुनेट स्टेट है जहाँ पे जो हमारी आर्ट्स और क्राफ्ट्स हैं, म्यूजिक ट्रेडिशंस हैं, ये बहुत ही समृद्ध है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर हम सिर्फ फोक म्यूजिक की बात करें तो 33 कम्युनिटीज, 33 कम्युनिटीज हैं जिनके अपने अपने अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सॉन्ग्स हैं, ट्रेडिशंस हैं जी। लांगा मांगनियार्स फेमस हैं, बट ऐसे 33 काफी कुछ चीजें हैं। एक गांव है बर्नवा जागीर, वो दुनिया में अनोखा है। 250 फैमिलीज लांगा परिवार, लांगा म्यूजिक कम्युनिटी जो है उसके करीब 450 परिवार हैं पाकिस्तान, सिंध, राजस्थान, गुजरात मिला के, जिसमें से 250 से 250 2 गांव में रहते हैं, दोनों बिल्कुल बगल बगल में, लाखे की ढाणी और बर्नवा जागीर जी। तो अब आप बताइए कि ये एक यूनिक चीज है। बिल्कुल। अब राइजिंग राजस्थान में जब आप इन्वेस्टमेंट्स
अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ बड़े शहरों में नहीं आएंगे, ये स्प्रेड आउट भी होंगे। सरकार की स्कीम्स हैं, जैसे यूनेस्को की एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की एक स्कीम है जिसको राजस्थान सरकार प्रमोट कर रही है, पिछले 5 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें बढ़नवा जागीर भी है। तो अप्रोच यही है कि किस प्रकार से हम टूरिस्ट्स को रिस्पॉन्सिबली, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे साहब ने कहा कि हम टूरिज्म को हर प्रकार से, टूरिज्म के साथ जो एसोसिएटेड खराबियां हैं वो हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हम अपने गौरवपूर्ण तरीके से अपनी सभ्यता संस्कृति को दुनिया के सामने रखें और वो अप्रिशिएट करें। ठीक है। तो ये जो राइजिंग राजस्थान में जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसके अंदर आशा करते हैं कि रूरल एरियाज में भी इन्वेस्टमेंट पहुंचेगा। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट पहुंचने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जरिया है दैट इज गुड एक्सेस। आज आपके पास सड़क अच्छी है तो सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के फॉरेस्ट में उतने ही लोग जा सकते हैं जितना 5 साल पहले आ सकते थे। ठीक है। और आज होटल की संख्या देखिए, वो सिर्फ फॉरेस्ट देखने नहीं जाते, दे आर गोइंग एज अ वीकेंड डेस्टिनेशन। ठीक है। सो हनी जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, अगर हम आईटी के सेक्टर की बात करते हैं, हालांकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, पर्यटन पर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आईटी की बात करते हैं या जिस तरीके से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको क्या लगता है कि इस समिट से और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे पर्यटन से इतर? कोई भी काम सर बिना पैसे के नहीं होता। ठीक है। और ये जो समिट है इसका उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना। ठीक है। और बेशक जो यहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह या यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य देख के इन्वेस्टर्स बिल्कुल आकर्षित होंगे, और मेरे हिसाब से यदि इन्वेस्टर्स आकर्षित होते हैं तो जहां तक मैं सोचता हूँ 1 करोड़ रुपए यदि कोई इन्वेस्ट करता है तो उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 80 से 100 लोगों को रोजगार मिल सकता है। बिल्कुल। राजस्थान का जीडीपी का जो टूरिज्म का सेक्टर है वो 12% करीब अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेरे ख्याल से करीब 6.5% रेवेन्यू जनरेट करता है। 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे हिंदुस्तान में पर्यटन क्षेत्र से मिलता है। और इसी से रिलेटेड चूंकि ये समिट इसमें मेनली आकर्षित करने के लिए, तो चूंकि जिस इंडस्ट्री से मैं हूँ, जिस पर्पज से आज आपने ये छोटा सा ये डिस्कशन पैनल बनाया है, कुछ होटल्स आते हैं, कुछ थीम पार्क्स आते हैं, या कुछ इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स आते हैं, और जैसे भाई साहब ने भी बताया रूरल टूरिज्म में डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट 100% होगा, वो आएंगे। तो इन सबके इतर सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं करें। ठीक है। क्योंकि एक्सप्लोर, यदि आप विलेज को एक्सप्लोर कर रहे हो दैट इज गुड, लेकिन यदि आपने एक्सप्लॉइट किया, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, मैंने दुनिया भी देखी है, राजस्थान भी देखा है। मैं जैसलमेर से सम जा रहा था, बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखे थे। जब वो सम के लिए जो जीप जा रही थी, यू वॉन्ट बिलीव, पहले एजुकेट करना बहुत जरूरी है। सड़क के दोनों तरफ खाली बियर की बोतलें, खाली पानी की बोतलें, आप चाहो, मैं उसको चूंकि रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे देश की बदनामी होने का चांस मुझे लगता है। हालांकि आपने मुद्दा बहुत सही और ज्वलंत उठाया है। ठीक है, हम कितने भी सभ्य हो जाते हैं, कितने भी डेवलपमेंट में हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, स्वच्छता, साफ सफाई को लेकर के, अगर हम कहीं गाड़ी से जा रहे हैं तो जिस तरीके से आपने बताया गंदगी फैला रहे हैं और जो है कूड़ा करकट कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है और ये अवेयर करने की जरूरत है। बिल्कुल। इसमें मैं चीज जोड़ना चाहूंगा जी। देखिए, अगर टूरिस्ट एक 5 स्टार में रुक रहा है जैसलमेर में, और वो सम जा रहा है, वहां पे एक रिजॉर्ट में रुक रहा है और वापस आ रहा है, लोकल कम्युनिटी को जब आप इन्वॉल्व करते हैं, इसीलिए रूरल टूरिज्म आज हमारे पास राजस्थान में पेइंग गेस्ट स्कीम है, गेस्ट हाउस स्कीम है, रूरल टूरिज्म स्कीम है। ठीक है। तो जब आप लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर देते हैं तो आपका एक स्टेक है कि ये एरिया साफ रहे जी, और वो स्टेक होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये टूरिज्म कोई बहुत हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों की इंडस्ट्री नहीं है। इट इज एन इंडस्ट्री जिसका आप इमेजिन कीजिए कि जो गांव से पलायन है वो कैसे रुक सकता है। अगर किसी ने 8वीं 10वीं तक पढ़ाई कर रखी है तो वो होटल में काम कर सकता है। आप उसको थोड़ा बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट दें, सब्सिडी दें, तो वो एक 4 कमरे का अपने उसमें बना सकता है और उसको पेइंग गेस्ट की तरह से चला सकता है। तो टूरिज्म का स्कोप लो टेक्निकल एबिलिटी जी और लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देने का बहुत विशाल है, और दैट इज वेयर रूरल टूरिज्म और जो नेचुरल एरियाज है उसमें टूरिज्म
रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। तरुण जी, आपसे मैं थोड़ी सी एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप होटल व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। अगर हम एक आंकड़े की बात करते हैं तो तकरीबन 20 लाख लोगों को होटल व्यवसाय से, इससे रोजगार से जुड़े हुए हैं, जिसमें 20 लाख लोगों को सीधे इसका लाभ होता है। उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें, 10 लाख लोग तकरीबन जो ड्राइवर होते हैं या इस तरीके से जो ये गाइड हैं, इस तरीके से काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अगर ये जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है इसमें अच्छा खासा निवेश आता है, जैसा कि अभी एक आंकड़ा ये भी कि तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश खाली पर्यटन के क्षेत्र में आया है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो रोजगार के अवसर हैं वो कितनी ज़्यादा संख्या में होंगे और कितने ज़्यादा जो भारतीय हैं या फिर हम कहें राजस्थान के निवासियों को फायदा होगा? उम्मीद तो दुनिया कायम है। ये MOUs हैं जी, पर एक बात, पहले भी इन्वेस्टमेंट समिट्स हुए हैं जी, तो उनसे जो एक चीज़ समझ में आती है वो ये है कि जो टूरिज्म के अंदर MOU जो फलीभूत होता है, ठीक है, उसका रेशियो काफ़ी हाई है। एक बहुत पहले एक आंकड़ा मैंने सुना था कि ईच US डॉलर ऑन टूरिज्म उससे 13 जॉब्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, रिक्शे वाला हो, चाहे वो पपेट शो करने वाला हो, चाहे वो एलिफेंट राइड करने वाला हो, चाहे वो कोई हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला है या बनाने वाला है। जी, देखिए, एंड जस्ट लुक एट द सॉफ्ट डिप्लोमेसी। आप हिंदुस्तान आए, आपने हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात क्यों करते हैं? डोमेस्टिक टूरिस्ट 179 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट है 2023 में, एंड 1.79 मिलियन है फॉरेनर। जो भी टूरिस्ट आता है, अगर वो यहाँ से एक सुखद मेमोरी लेके वापस जाता है तो वो राजस्थान से उसका एक नाता बनता है। बिल्कुल, वो राजस्थान के क्राफ्ट्स में, आर्ट्स में और इन्वेस्ट करता है, एंड ही बिकम्स और शी बिकम्स एन एम्बेसडर ऑफ राजस्थान। तो ये तो, और वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी करता है, तो उसके आसपास के सराउंडिंग में जो लोग भी हैं उनको वो दावत देता है कि आप राजस्थान जाइए, वहाँ की धरती पर जाइए, वहाँ पर निवेश करिए या फिर वहाँ पर आप एंजॉय करिए, घूमिए। तो इससे कहीं ना कहीं फायदा हुआ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं होटल चलाता हूँ, तो हम लोग ये मजाक भी करते हैं आपस में कि शायद ये अकेली ऐसी शहर है जब टूरिस्ट आता है तो उसका केबिन बैगेज वगैरह सब अंडर कंट्रोल होता है। जब यहाँ से जाता है तो एक्सेस बैगेज पे करके जाता है, क्योंकि शॉपिंग यहाँ पे इतनी जबरदस्त है। जी जी, हाँ, तो ये तो राजस्थान की खूबसूरती है। बिल्कुल। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से, ठीक है, चर्चा हो रही है हमारी, 8, 9, 10, 11 तारीख को एक बड़ा इवेंट होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल होंगे, विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे, काफी कुछ MOUs होंगे, करार होंगे। लेकिन एक चीज जो काफी ज्वलंत सवाल है वो ये है कि ये जो MOUs होंगे उनको किस तरीके से इसमें जो शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम बन रहा है, संभवतः वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये जो सारे MOUs जो होंगे, जो सवालात होंगे, वो धरातल पर उतारने के लिए, इन योजनाओं को धरातल पर उतारना कितना आसान रहेगा या क्या कुछ मुश्किलात आएंगे? अब देखिए, हम लोग तो पत्रकार हैं। राइजिंग के नाम से अगर इसको समझें कि राइजिंग हो रहा है राजस्थान का, पहले साल व्हील्स यहाँ पर जो ट्रेन थी वो केवल यात्राएं कराती थी, अब उसमें डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। तो ये मुझे याद है कि पहली बार शुरुआत हुई है उसमें। आप देखिए, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जब हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग पर्यटक आते थे हवा महल देखने, जल महल देखने, जो जहाँ जयपुर में जो प्रॉमिनेंट चीज़ें थी, अब शादियों के लिए बहुत तेज आना शुरू कर दिए हैं। जैसे आज ही बहुत बड़ी हाई शादी हो रही है यहाँ पर, तो जयपुर को कितना आप डेस्टिनेशन वेडिंग में ला सकते हैं, इसके लिए सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है इसके लिए ज़्यादा बड़ा इन्वेस्ट आ रहा है, ज़्यादा। और अब जैसे विदेशियों की बात हम करें, या इसमें हमारे देसी जो अदर स्टेट्स के लोग हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं शादियों के लिए, यहाँ पर चीज़ों में लगे हुए हैं, बड़ी शादियाँ हो रही हैं। राजस्थान की खासकर जयपुर में 20 लाख से 2 करोड़ तक की शादियाँ हो रही हैं, जो हमने अभी स्टोरी भी की थी। इसी तरीके से उदयपुर है, जोधपुर है। तो मुझे लगता है कि ये धरातल पर इसलिए उतर पाएगा, जैसा अभी तरुण जी ने कहा कि इसमें ज़्यादा चांस होते हैं इन्वेस्ट होने के। मतलब जो आपके म्यूजिक होंगे उसमें ज़्यादातर आप इसमें चीज़ों को ला पाएंगे, क्योंकि इसमें लोगों का इंटरेस्ट है, लोग आते हैं घूमने और यहाँ शादियाँ करने आते हैं। ट्रेनें देखिए, अब मेट्रो चलाई जा रही हैं, मेट्रो के अलावा फिर अब यहाँ पर वंदे भारत आप देखिए, उदयपुर से, जयपुर से, तमाम चीज़ों को जो कनेक्ट किया जा रहा है, अजमेर को कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो सरकार कह रही है उसके इतर अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है कि पर्यटन को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ लोगों का खुद का इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं लोग। ठीक है, मुझे जो लगता है। हाँ मनोज जी, अभी डेस्टिनेशन वेडिंग की चर्चा हुई, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देश भर से ही आते हैं, बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं कि यहाँ पर हम वेडिंग करेंगे। ये सेक्टर काफी मजबूत हो रहा है धीरे धीरे। अगर आप देखिए जिस चीजें चल रहा है, क्या लगता है इस समिट के माध्यम से इसमें और कितने ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, कितना ज्यादा ये और सशक्त होगा? बिल्कुल सर,
वेडिंग डेस्टिनेशन यदि देखा जाए तो हिंदुस्तान में राजस्थान नंबर 1 आता है। बिल्कुल। उदयपुर पार एक्सीलेंस। जयपुर भी शायद 2000 शादियां डेस्टिनेशन मैरिज की इस सीजन में यहाँ होने वाली है। अभी एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ, क्वांटिटी और क्वालिटी। ठीक है। क्वांटिटी डिफरेंट चीज है, क्वालिटी डिफरेंट चीज है। क्वांटिटी के हिसाब से देखा है तो राजस्थान का रैंक काफी नीचे खिसक गया, 7वां रैंक करीब हो गया और 1.7 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट रह गए हैं। जी। लेकिन क्वालिटी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे होटल्स और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सर्विस कैडर ऐसा नहीं है। डेस्टिनेशन वेडिंग का है, किसी भी होटल से एक सिंपल सी बात करें, सिंपल सा पैकेज लो, वो आदमी माइंड फ्री हो जाता है और इतनी आलिशान शादी करके जाता है। और मेरे हिसाब से वो हर बजट के, सर ने कहा 20 लाख से भी है तो 2 करोड़ से भी है। और वो जो एक्सपीरियंस है माइंड फ्री, एक सर्टेन अमाउंट पे किया, टोटल फ्री। और जयपुर जैसा डेस्टिनेशन टू गुड। तो आने वाला समय और भी बढ़िया है। बार बार ये कह रहा हूँ, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मैनेज करना है, दैट्स ऑल। और शॉपिंग से, जैसे सर ने कहा शॉपिंग की बात है, बैग भर के ले जाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो आपका जो राजस्थान का जीडीपी है या जो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट होगा, आज हस्तशिल्प कला का हो गया, ये जो लोकल वस्त्र हो गए, मिठाइयाँ हो गई, आजकल तो मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल। हस्तशिल्प कला की बात की, उसी पर मेरा एक सवाल है, ये जो हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट काफी ज्यादा फेमस है, दुनिया भर में लोग लेकर के जाते हैं। अगर हम देश की बात करते हैं, देश में भी बहुत सारे लोग लेकर के जाते हैं। संतोष जी, क्या लगता है आपको कि हैंडीक्राफ्ट उद्योग को कितना ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और क्या कुछ संभावनाएं आप तलाशते हैं और देखते हैं इस समिट के माध्यम से? मैं मनोज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अब जो आपका पहला सवाल था उसका जवाब देना चाहता हूँ उस पर, कि राजस्थान में आते ही उनका भरोसा विश्वास जग जाता है कि यार ये काम मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इनको 20 लाख दे रहा हूँ रोज का होटल में शादी का, तो बेहतर होगा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। 2 करोड़ की शादी खर्च कर रहा हूँ तो बेहतर है हमारे लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये विश्वास और भरोसा ही उनका है जो उनके इमेज को लेके आएगा धरातल पर। दूसरी बात, हैंडीक्राफ्ट की बात आप करें, मैं भी सलूमर गया था, वहां मुझे कुछ महिलाएं मिली जो लोकल बना रही थी अपना कुछ। मैंने पूछा क्या बना रही, बोली इसको बना रहे हैं क्योंकि अब हमें सरकार उनके हार्ट से जो तमाम जो जोड़ रही है योजनाओं के तहत, जो सरकार एसएचजी के तहत जो जोड़ रही है, वो अपने लोकल सामान को खुद बना करके जयपुर जैसे मार्केट में ला के बेच रही है। उनके साथ समस्या अभी ये हो रही है कि उनको मार्केट नहीं मिल रहा। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे थे विलेज टूरिज्म की, अगर विलेज टूरिज्म होगा तो उनकी उस सामानों का अच्छा रेट मिलेगा, उनको बढ़ावा मिलेगा, वो काम करेंगे और उन्हें दूसरे शहरों में जाना नहीं पड़ेगा। दौसा के लोग दूसरे शहरों में जा रहे हैं, चुनाव चल रहा था, सर इसी के लिए सरकार ने भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी जो है योजना लेकर के आई है। सर एक चीज आपसे और समझने की कोशिश करने चाहेंगे, हालांकि जिस तरीके से जो हस्तशिल्प कला है, काफी चीजें ये मतलब ये पारंपरिक कला है, चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा इसमें प्रयोग किया जाएगा या किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? अगर हम भविष्य में कुछ चीजों को अगर देखते हैं तो टेक्नोलॉजी का हस्तशिल्प कला में कितना ज्यादा प्रयोग देखने को मिलेगा? देखिए, उनके सामान को जो बना रहे हैं वो अपने हिसाब से जो फैक्ट्री बना रहे हैं, जो चीजों को कर रहे हैं, उसको बहुत सुंदर कर सकते हैं, बेहतर अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी वही खराब होगी जब आप उसको अपग्रेड करना शुरू कर देंगे। ठीक है। क्योंकि जो बना रहे हैं, जो वहां पर वो बना रहे चीजों को जो दूसरे लोग ले जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका सामान उसी तरीके से बिके, उनकी ब्रांडिंग हो, उनकी मार्केटिंग हो, और फिर वो ब्रांड जैसे कहीं दूसरे स्टेट में बिक रहा हो जी, तो वो कहेंगे भाई हम वहां से ला रहे हैं, दौसा से ला रहे हैं, झुंझुनू का प्रोडक्ट है, ये चूरू का प्रोडक्ट है, तो राजस्थान का चूरू का प्रोडक्ट है, तो वो उस प्रोडक्ट की पहचान दिलाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन उनको बेहतर करना पड़ेगा। जी जी। तरुण जी, आप भी अपनी बात में कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे कि वो जवाब दे रहे थे। हम आपके स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ से करीब 500 मीटर दूरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन है। हाँ। उसकी स्थापना का मूल यही था कि किस प्रकार से हम अपने जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको आज की दुनिया के समकक्ष समकालीन बना सके। ठीक है। उसकी खूबसूरती को या उसका जो हुनर है उसको बिना खोए हुए उसको नए दुनिया के हिसाब से ढाल सकें। ठीक है। और ये कई जगह ये काम चल रहा है, और क्राफ्ट्समैन जो हमारे हैं वो इतने हुनरमंद हैं कि वो अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को आज के मौसम से ढाल के, ठीक है, और एक बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट बिल्कुल सक्षम है। उनको थोड़े से जो उनको ज़रूरत है वो उनको क्या टेक्नोलॉजी क्या है, एक्सपोजर क्या है, कैसे आप उसको नए तरीके से मार्केट कर सकते हैं, और वो रोज ठीक है। मनोज जी, ठीक है, आप इनकी बात में कुछ बात जोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप अपनी बात कही, लेकिन मेरा एक सवाल भी लीजिए, उसके बाद में दोनों चीज़ों को आप इंक्लूड करके बोल सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो इतने बड़े आयोजन के माध्यम से रोजगार सृजन की बात हो रही है, हम आधी आबादी की भी बात करते हैं, आधी आबादी को इस योजना से, इस जो ये समिट हो रही है, क्या लगता है आपको किस किस स्तर के रोजगार उपलब्ध होंगे? क्या उनके लिए नौकरियां उपलब्ध होंगी? तो किन किन सेक्टर्स में होंगी?
इस बात का भी जवाब दीजिए और आप इनके बाद में अपनी बात को इंक्लूड करना चाहते थे वो भी आप कीजिए। पहले इनकी बात में इंक्लूड कर देता हूं। आप लगातार आईटी की बात कर रहे थे। हाँ। और हस्तशिल्प की बात चल रही थी। तो ऑफ कोर्स उससे टेक्नोलॉजी यदि अपडेट होती है, कुछ आता है, तो वो हस्तशिल्प कला थोड़ा सा प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ सकता है। ठीक है। लेकिन आईटी का यूज आई थिंक मार्केटिंग में करें, जैसा सर ने कहा मार्केटिंग में करें तो बेहतर होगा। स्किल्स में नहीं करें, रीजन बीइंग कि हस्तशिल्प कला फिर हस्तशिल्प कला नहीं रहेगी। आई थिंक उसका जो साउल है, उसकी जो मेन चीज है, वो देखते ही आदमी पता चल जाता है। चीजों में कुछ जितनी शार्पनेस है, जितनी स्मूथनेस उसमें आएगी, आई थिंक वो मशीन से आ सकती है। बताइए। आपकी सॉरी, एक गांव है पचपदरा के पास पटौदी, वहां पर एक कम्युनिटी है जीनगर कम्युनिटी। जीनगर वो है जो सैडल्स बनाते थे। ठीक है। घोड़े की सैडल्स बनाते थे। अब वो काम खत्म हो गया या कम हो गया, तो उन्होंने जूतियां बनानी शुरू कर दी। और वहाँ पर राजस्थान सरकार का ही एक प्रोजेक्ट चलता है जिसके अंदर उनको सिखाया गया कि भाई जूतियों का प्रोडक्शन भी, आप जूतियाँ कोई बहुत पॉपुलर नहीं है, आप एक क्यूरियोसिटी की तरह से ले जाते हैं, अदरवाइज गांव में लोग पहनते हैं जो मोटे चमड़े की पहनते हैं। ठीक है। तो उसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, जब आप आधी आबादी की बात करते हैं तो उसके अंदर जो कशीदाकारी है वो महिलाएं करती हैं। ठीक है। अब उसके बहुत सुंदर पर्सेस बना रहे हैं, बेल्ट्स बना रहे हैं, बैग्स बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये मैं सोचता हूँ कि ये उसी क्राफ्ट का एक इवॉल्व्ड वर्जन है। और उसके अंदर आधी आबादी के बिना वो काम हो ही नहीं सकता, तो बस सुंदर ही लगेगा। हाँ, मैं उसी सवाल पे आ जाऊंगा, वापस मैं वहीं पर हूँ। जैसे कि आप अपनी बात कह रहे थे, आधी आबादी की बात हो रही थी, तो क्या लगता है आपको इस पर्यटन के क्षेत्र से आधी आबादी को किस तरीके से अवसर प्रदान होंगे रोजगार के? मेरे हिसाब से यदि देखा जाए ना, तो ये आधी नहीं पूरी आबादी ही पर्यटन के पीछे चल रही है। ठीक है। छोटी आवश्यकता, रूटीन की आवश्यकता अलग है, लेकिन जो ही पर्यटक किसी क्षेत्र में पहुंचता है उसके साथ न जाने कितनी चीजें चलो, आपका एविएशन उससे चलता है, आपका रेल मंत्रालय भी चलता है, उसमें कैटरिंग होती है वो भी चलता है, बाहर निकलेगा तो टैक्सी भी उससे, टैक्सी चलेगी तो उसकी सर्विस होगी तो वो सर्विस सेंटर भी चलेगा, नई गाड़ी भी बिकेगी। और यदि वो होटल में ठहरने के बाद कुछ शॉपिंग करना था, शाम को रेस्टोरेंट आता तो रेस्टोरेंट भी उससे चलेगा। रेस्टोरेंट जो सप्लाई कर रहा है ये चेन है सर पूरी। मेरे हिसाब से मैं इसको यदि लेनदेन तरीके से देखता हूँ तो एक पर्यटन ऐसी चीज है जिसके सराउंडिंग सारी इकोनॉमी घूम सकती है, बशर्ते आप उसको प्रॉपर्ली थोड़ा सा ढंग से उसको सपोर्ट करें, थोड़ा सा ढंग से मैनेज करें, टैक्सेशन थोड़ा सा कंट्रोल करें। मैंने अभी गोवा में देखा, आई थिंक 28% तक जीएसटी कुछ होटल्स पे है, तो वो लग्जरी बोल रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में जब सैलरीज बहुत अच्छी हो गई, इतना इनकम टैक्स चल रहा है, तो 28% जीएसटी देना आपको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर सकते उस पे आप। उससे मेरे ख्याल से 20% रेट के अंदर बंदा फॉरेन जाना चाहेगा। ठीक है। फुकेत में वही होटल जो आपको गोवा मिल रहा है 50,000 को आपको 15,000 के अंदर मिल जाएगा। साथ में जो जा रहा है, आजकल क्या है कि हर चीज को फेसबुक या व्हाट्सएप या स्टेटस पे डालने का, तो गोवा नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा आई मीन फुकेत। ठीक है। क्यों सर? और वीजा ऑन अराइवल आप वो है बिल्कुल, ये काफी कुछ चीजें हैं। संतोष जी, जिस तरीके से मैं कहीं पढ़ रहा था कि हर 7वां जो पर्यटक है वो राजस्थान आना चाहता है, और राजस्थान आने के बाद में जो यहाँ के जो बाबा खाटू श्याम हैं या यहाँ के जो इस तरीके से जो मंदिर हैं वहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं। अगर हम दरगाह की बात करते हैं तो अजमेर में भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पर भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा बूम इसमें आएगा अगर पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा निवेश आता है? किस किस तरह के डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे? देखिए भाई, हम जून दिनों से चुनाव कवर करके लौट रहे थे, तो हम सीकर चूरू चले गए। चूरू पे सालासर बालाजी दर्शन करके जी हम लोग आने लगे। तो एक होटल था, पहले मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हम उसको बहुत अच्छी तरह समझ जाते थे कि ये होटल आने वाला है। हम लोग उसको मिस कर गए और कहीं और खाना खा लिए। तो हमने रिसर्च किया कि जो हम 2 साल पहले जाते थे 2-3 होटल थे, आज 200-300 होटल हैं और विधिवत वहाँ रहने की व्यवस्था भी है। सरकार ने, भजनलाल सरकार ने बजट में ही 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम के लिए दे दिया था कि अब उस कॉरिडोर बनेगा। आप पहले खाटू श्याम जाते थे तो 1-2 लाइनें थी, अब 16-16 लाइनें हैं। वीआईपी कल्चर एक तरह से खत्म हो गया, बहुत भीड़ है वहाँ। तो सरकार का ऐसा मानना है कि खाटू श्याम में बहुत भीड़ अभी और बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, चीजें बदलेंगी, तो अब उसको उस तरह सर्किट के रूप में डेवलप कर रहे हैं। सालासर, खाटू श्याम और ये बालाजी, मेहदीपुर बालाजी,
जो तमाम जो अलग अलग और भी जो दूर पे अपने जो मंदिर हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं अजमेर में दरगाह, तो तमाम चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। वहाँ से मेट्रो चलाई जा रही, वहाँ से वंदे भारत चलाई जा रही कि लोग आए वहाँ। आगरा को कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आगरा से ज़्यादातर लोग आते हैं। दिल्ली को कनेक्ट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से सरकार को जो पैटर्न नीति की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो मंदिरों को लेकर, जैसे दिया कुमारी ने अभी ढेर के बालाजी का काम शुरू कर दिया, तो तमाम चीज़ों पर उनका फोकस है कि मंदिरों को हम डेवलप करेंगे, उन मंदिरों पर डेवलप करेंगे जहां लोग आना चाहते हैं। और ऐसी तमाम भविष्यवाणियां होती रहती है समय समय पर कि बालाजी पर 10 साल बाद इतनी भीड़ होगी, अब जैसे खाटू श्याम में 10 साल बाद इतनी भीड़ होने वाली है। तो तमाम चीजों को देखते हुए मुझे पैटर्न का जो एक क्रेज था ना, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था बीच में राजस्थान को लेकर के, और फिर मंदिरों को लेकर जिस तरह से क्रेज बढ़ा है, मेरे पास रोज 10-5 फोन आ जाते हैं, वैसा मुझे दर्शन करना है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आने वाला समय और बेहतर होगा। पर्यटक आएंगे, जो दिल्ली से आते थे पहले चले जाते थे, वो रुकते हैं, अब सीकर रुक जाते हैं, चूरू रुक जाते हैं, उधर रुक करके फिर जयपुर आके फिर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो वीकेंड होगा सैटरडे संडे का, जो पहले मथुरा में भीड़ होती थी, वो अब यहाँ होना शुरू हो गया है, क्योंकि वहां जाते उतनी भीड़ मिलती नहीं मुझे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से पैटर्न को लेकर के ये भी बेहतर इनके लिए विकल्प हो सकता है। तरुण जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनका भी काफ़ी आना जाना होता है, यहाँ पर कई सारी शूटिंग होती हैं, और जो जिस तरीके से अगर आप देखें तो कई फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग होती रहती है, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर हम इसके माध्यम से कहें, या जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट चल रहा है, इसके माध्यम से फिल्म डिवीजन में क्या कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, और राजस्थान में क्या कुछ फिल्म सिटी वगैरह या फिर इस तरह कुछ तैयार करने की जरूरत है या मिलेगी आगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। राजस्थान में आज एक फिल्म टूरिज्म या फिल्म यूनिट पॉलिसी है, और बहुत जल्दी उसको और सिंप्लीफाई करके एक नई पॉलिसी भी लॉन्च होने वाली है, शायद राइजिंग राजस्थान से पहले जी। आईफा अवार्ड्स, जो एक दुनिया भर में जाने माने अवार्ड्स हैं, वो मार्च में जयपुर में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। तो ये 2 इवेंट्स ऐसे हैं जो शायद मील का पत्थर साबित होंगे। हमने ये यूपी में देखा है कि किस प्रकार से एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी के कारण इतनी सारी फिल्मों की और टीवी सीरियल्स की शूटिंग यूपी में होने लग गई। ठीक है। वही चीज, वही रेवोल्यूशन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हम जयपुर में, राजस्थान में देख पाएंगे। एक रिलीजियस टूरिज्म पे मैं बस एक बात जोड़ना चाहूंगा। साहब ने कहा था कि हम नंबर 7 पे हैं, जो टॉप पे हैं वो आंध्र प्रदेश है क्योंकि तिरुपति बालाजी है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश है क्योंकि वहाँ वाराणसी और अयोध्या है। ठीक है। तो आप जैसे ही एक रिलीजियस टूरिज्म की मेगा साइट बना देते हैं, सुपरस्टार ऑफ रिलीजन, तो वैसे ही आप देखिए उसके आसपास का एरिया भी टूरिज्म में चमक जाता है। बिल्कुल, काफ़ी अहम बात आपने कही। जिस तरीके से अगर जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा पर्यटन के क्षेत्र से, या जो मंदिर हैं उनका विकास होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, दर्शन करेंगे, तो हमारी जीडीपी भी दुरुस्त होगी और जो राजस्थान का डेवलपमेंट भी होगा। मनोज सर, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो खान पान है, अगर हम दाल बाटी चूरमा की बात करते हैं, तो कोई कहीं से भी आता है तो इस चीज़ को ज़रूर इसका टेस्ट लेना चाहता है। इस टेस्ट को दुनिया भर में फैलाने के लिए, इसकी महक को पहुंचाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल सर, शाम का समय हो रहा है, हम तो जैन है, शाम को 5 बजे से पहले ही खा लेते हैं। ठीक है। और दाल बाटी चूरमा, अभी मैं फ्लाइट्स में आ रहा था, एक जना मिला, बोले सर हमने 40 साल पहले वो दाल बाटी खाया था आपके स्टेशन के पास। तो दाल बाटी चूरमा लिटरली बहुत फेमस है, लेकिन उसकी मार्केटिंग प्रॉपर नहीं है और नया उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज चाय और कॉफी के स्टॉल्स तो मेरे ख्याल से हर गली, हर हाई इतने खुल गए हैं कि लोग सिर्फ कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन यदि दाल बाटी चूरमा के भी छोटे छोटे जंक्शन यदि बनते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक रिवॉल्यूशनरी कदम होगा। इससे जो पब्लिक आती है, जैसे कोटा कचौरी फेमस हो गई, तो ऐसे दाल बाटी चूरमा फेमस है, लेकिन उसको जो चाहते हैं चाव से खाना, उसको ऐसे मेरे हिसाब से उतनी जगह नहीं मिलती, उतने रेस्टोरेंट्स उस हिसाब से नहीं है पर्टिकुलरली। एक आप चौकी ढाणी वगैरह का एक्सपीरियंस डिफरेंट चीज है, वो तो एक आइकॉनिक साइट हो चुकी है, जो इवन ओबरॉय या ताज में भी शाम को कोई बंदा रुकता है। मैं चेक इन करा के आया था उनको ओबरॉय में शाम को, तो 6 बजे चेक इन किए, बोले चौकी ढाणी चलना है, तो वो क्रेज डिफरेंट है। लेकिन वहाँ हर कोई नहीं जा सकता, अफोर्डेबिलिटी भी डिफरेंट है, क्योंकि और टाइम भी पूरा चाहिए। तो इसको फेमस कर, इसके अलावा भी सर बहुत सारे अपने राजस्थान के अपार्ट फ्रॉम दाल बाटी इतने व्यंजन हैं कि कुछ आउटलेट्स उनके डिफरेंटली यदि वो बने स्पेशलिटीज,
तो इसके माध्यम से वैश्विक पटल पर इस टेस्ट को पहुंचाया जा सकता है। तरुण जी, आपसे जल्दी से एक सवाल और लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से वक्त का हमारे पास कमी रहती है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शामिल किया जाए। एक चीज़ है जो यहाँ पर जो जंगल सफारी होती है, अगर आप देखें रणथंभौर हो या फिर केवला देव पक्षी विहार, इस तरीके से काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस समिट के माध्यम से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और किस तरीके की सफारी यहाँ पर या डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलेंगे? डेवलपमेंट और पॉजिटिव डेवलपमेंट। आप झालाना में बैठे हैं, लेपर्ड सफारी झालाना, ठीक है। आज जयपुर को लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। 70 से ज्यादा लेपर्ड्स सुरक्षित तरीके से आमागढ़, नाहरगढ़, झालाना के सैंक्चुरीज में हैं। पहली हिंदुस्तान की प्राइवेट प्रोटेक्टेड एरिया जी, जो हमारा जोधपुर के पास जो जवाई एरिया है, तो जिसमें कोई सरकारी फॉरेस्ट या सैंक्चुरी नहीं थी। लोगों ने टूरिज्म की महत्ता को समझते हुए कि टूरिज्म यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको लेपर्ड्स देखने हैं, उन्होंने लेपर्ड्स को प्रोटेक्शन देना शुरू किया। आज वहाँ पे एक हेल्दी पॉपुलेशन लेपर्ड्स की है। टाइगर सेंचुरीज की बात करें तो आज क्योंकि टूरिज्म से हर एक टाइगर करोड़ों कमा के सरकार को देता है, ठीक है, राजस्थान को देता है। आज कोटा बूंदी चाहता है कि रामगढ़ विस्तारी सेंचुरी में आए, मुकुंदरा में सेंचुरी में आए, कुंभलगढ़ में लोग कह रहे हैं कि साहब एक टाइगर सेंचुरी बनाइए वहाँ। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ठीक है। तो संतोष जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर बड़े निवेशक आ रहे हैं, अच्छा खासा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो रहती है वो सिक्योरिटी की रहती है, बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए रहती है। जब तक सुरक्षा नहीं रहेगी, माहौल अच्छा नहीं होगा, तो बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या लगता है सरकार की ओर से सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ताकि जो विदेशी पर्यटक हैं या विदेशी निवेशक हैं वो लोग आएँ तो उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो? और कई बार पॉलिसी को लेकर के लोग उलझ जाते हैं। कोई सिंगल विंडो व्यवस्था है कि अगर कोई यहाँ पर उद्योग लगाना चाह रहा है, कोई चीज़ ऐसी चीज़ करना चाह रहा है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से? देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, और बजट में ही कहा गया था कि हर महिला थाना खोला जाएगा, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है। सरकार की ऐसी मंशा है कि महिलाओं को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए सिस्टम में, क्योंकि आपको पता है राजस्थान को लेकर के जब महिलाओं की बात आती थी तो लोग कहते थे महिला वहाँ पर अभी पीछे हैं, पढ़ नहीं पा रही, तमाम बातें बहुत पहले होती थी। लेकिन अब महिलाएं सिस्टम में आ रही हैं, सिस्टम चलाएंगी, तो मुझे तो सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है ये। और आप जैसे पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो इन्होंने तमाम चीजें बना रखी हैं, सीएम हेल्पलाइन, तमाम चीजें चली रही हैं, मुख्यमंत्री का कार्यालय इसके लिए इन्वॉल्व है, उसमें 2-3 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें बेहतर हो रही हैं। और जैसे अभी अपनी बात हो रही थी, मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कह रहे थे कि मनोज जी कह रहे थे कि दाल बाटी चूरमा, जब हम लोग आए थे यहाँ पे सुनते थे, मैं पूरा लगभग उपचुनाव में जहां जहां गया मुझे चाय सब जगह बढ़िया मिल गई। तो चाय का जो क्रेज है ना यहाँ पर, और जयपुर शहर में कितने नाम से चाय के कैफे हैं, खान पान को लेकर, स्पेशली चाय को लेकर अच्छा खासा क्रेज है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग चाय को याद करेंगे, जयपुर में चाय और जयपुर की चाय। तो मुझे लगता है कि चाय का क्रेज बढ़ रहा है जरूरत है। और राइजिंग राजस्थान को मैं विजिट जोड़ना चाहूंगा कि वाकई में राजस्थान में बहुत सारी चीजें नई हो रही हैं जी, और दिख रही हैं कि यार ये नहीं, हम हवा महल कोई नहीं बस पकड़ के बैठ सकते हैं। हमारे पास और भी ऑप्शन है, काफी कल्चर है, काफी चीजें जो हम वहाँ भी जा सकते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ के लोग काम भी कर रहे हैं। ठीक है सर। मनोज जी, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर हम बेहतर माहौल की बात कर रहे थे, क्योंकि आप व्यवसाय से जुड़े हुए, तो व्यवसायियों को कितना बेहतर माहौल की जरूरत है और किस तरीके की मदद चाहिए सरकार से? जैसे सर ने अभी आपने इनसे क्वेश्चन किया था सेफ्टी का, टूरिस्ट वहीं जाना चाहता है जहां उसको सेफ्टी फील होती है। अच्छा, अभी जहां तक मेरे को आंकड़े हैं या जहां तक मैं खुद घूमता हुआ देखता हूं, आज भी राजस्थान वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री। जहां आधी रात को भी कुछ छोटा क्राइम बड़े शहरों में होता रहता है, वो चेन स्नैचिंग या कुछ और, लेकिन लेट नाइट इजीली जा सकते हैं, नहीं कि रोड पर किसी ने रोक लिया, वो सेफ्टी। हाँ, उसमें जो गवर्नमेंट का जो पार्ट है सर, वो थोड़ा सा उसमें सुधार की गुंजाइश है। ठीक है। पर्यटक पुलिस और पर्यटक सहायता केंद्र थोड़े थोड़े, जहां तक मैं नोट करता हूँ, शो पीस आज कोई जाना भी चाहे ना किसी को शिकायत करनी हो तो वो सोचता है कहाँ जाऊँ, जाने के बाद वो इतने उलझनों में उलझ जाता है कि वो या तो जयपुर छोड़े या होटल छोड़े या फिर वहां जाके फिर उसको कॉलिंग हो, वो थोड़ा स्मूथ होना चाहिए वो बिल्कुल। तरुण जी, आज हम लोग राइजिंग राजस्थान विषय पर बात कर रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 9, 10, 11 को आयोजित किया जाएगा, बड़े निवेशक आएंगे। आपसे ये जानना चाहते हैं कि
इस निवेशक से, जैसे 20 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश आ चुका है, हो सकता है इसका दुगना तिगुना भी आ सकता है, कोई भी संभावना जताई जा सकती है, कोई आंकड़ा भी नहीं है। लेकिन अगर हम 5 साल बाद या 10 साल बाद की अगर बात करते हैं तो इस निवेश से 10 साल बाद राजस्थान कितना डेवलप होगा, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे आपके नजरिए से? देखिए, हिंदुस्तान और राजस्थान के पास सिर्फ आगे का ही रास्ता है। ये हिंदुस्तान शायद वन ऑफ द मोस्ट होपफुल कंट्रीज है दुनिया में इस समय। तो ये तो कोई, हम 10 साल बाद आज से अच्छी ही स्थिति में होंगे। आज का जो निवेश आया है कि मार्केटिंग, एक्सेस और कैपेसिटी बिल्डिंग, इस पर कोई भी व्यवसाय डिपेंड करता है। हमारी मार्केटिंग पॉजिटिव है, इसलिए आज टूरिस्ट यहाँ आ रहा है। हम इस मार्केटिंग पे काम करते रहेंगे तो टूरिस्ट 10 साल बाद भी आएगा। जो निवेश आज आया है उसको वो भली भांति प्रकार से वो प्रॉफिट देगा तो निवेश बढ़ेगा, 2 दूनी 4 होगा। तो ये संभावनाएं असीम हैं, उसकी कोई मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है। किसी को कोई ये शक नहीं होना चाहिए कि आज से 10 साल बाद टूरिज्म आगे ही की संस में जाएगा। देयर इज नो वे वी आर गोइंग टू गो बैक। बिल्कुल तरुण जी, जिस तरीके से आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, हमने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की कि जो पर्यटन के क्षेत्र हैं उनके हर पहलू पर चर्चा की, चाहे उसकी सिक्योरिटी के रीज़न हो, महिलाओं के रोज़गार हो या आम लोगों के रोज़गार की बातें हो, होटल व्यवसाय हो या फिर जो ड्राइविंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सब कहीं ना कहीं इस जो इन्वेस्टर समिट होगी उससे लोगों को फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पर्यटन नीति के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत आभार जो आपने इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और तरुण सर, आपका शुक्रिया जो आपने ये सारी जानकारी हमसे साझा की। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश और विदेश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें शामिल होंगे। ये कहीं ना कहीं राजस्थान के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और रोजगार सृजन के लिए एक बड़ा रोल निभाएगा। तो दर्शकों, आज की इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। अगले एजेंडा में ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे, ऐसे ही किसी पैनल के साथ। लेकिन तब तक के लिए मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।